हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी सप्लाई, मतलब सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, और साथ में मैं आज आपको मनी के फंक्शंस कराने वाला हूँ कि मनी के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स मैं आज कवर करूँगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक मेरी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने मनी के जो बार्टर सिस्टम, इसमें एक कंसेप्ट है और मनी के बारे में और मनी के कुछ टाइप्स हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किए हुए हैं। आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो। अब हम करेंगे स्टार्ट। तो उसमें आपके पास सबसे पहली चीज़ है सप्लाई ऑफ मनी कह लीजिए या फिर मनी सप्लाई कह लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है देखिए। Money supply refers to the total stock of the money held by the people at a point of time. मनी सप्लाई का मतलब होता है एक टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मतलब मनी का टोटल स्टॉक जो कि एक पीपल ने एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे ऊपर, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई पीरियड वाला टाइम नहीं कह रहे, वो एट अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं कह रहे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्टॉक ऑफ मनी आपके पास है उसे हम कहेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, इसके अलावा आता है इन इंडिया सिंस 1977 फॉर ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ द मनी हैव बीन इवॉल्व्ड। 1977 के बाद से इंडिया के पास अभी तक के 4 मनी सप्लाई मेजरमेंट्स हैं। वो क्या क्या हैं, अब उनके बारे में देखिए यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है M1। अब ये M1 क्या है, मतलब M1, M2, M3 एंड M4, इन सब की डिटेल के बारे में आज हम करते हैं। तो M1 है, इट इज़ अ फर्स्ट एंड अ बेसिक मेजर ऑफ द मनी सप्लाई और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसैक्शन मनी। मैंने बताया था ट्रांसैक्शन मनी क्या होता है, कल वीडियो में बता दिया था मैंने कि वो मनी जो ट्रांसैक्शन पर्पज़ के लिए हम स्पेशली यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसैक्शन मनी। तो M1 में सारी ट्रांसैक्शन मनी आती है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली यूज फॉर द मेकिंग द ट्रांसैक्शंस। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें सी प्लस डी डी प्लस ओ डी आते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन नीचे देखिए ज़रा। सी का मतलब होता है करेंसी या कॉइन्स जो कि पीपल और पब्लिक के पास होते हैं, और इसमें पेपर नोट्स भी हो सकते हैं, मतलब इसमें इन्वॉल्व पेपर नोट्स भी आ सकते हैं और कॉइन्स भी आ सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आता है डी डी यानी डिमांड डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, यानी it is treated as equal to the currency held because it is readily accepted as a pay means of payment। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कोई भी डिमांड डिपॉजिट, मतलब कुछ ऐसे डिपॉजिट्स करवाना जो डिमांड के ऊपर आप जब मर्जी निकलवा भी सकते हो। तो ऐसी या ऐसी पेमेंट्स करने के लिए ऐसी जो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं वो भी इसमें ही आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादातर डिमांड डिपॉजिट्स चाहिए। और कुछ अदर डिपॉजिट्स भी होते हैं जिसे हम ऑडी कहते हैं, और इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई। ये वो डिपॉजिट होते हैं जो आरबीआई अपने पास रखता है ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक के मतलब बिहाफ के ऊपर, या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर, या फिर कोई पब्लिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वर्ल्ड बैंक के बिहाफ के ऊपर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स होते हैं जिसे हम ओडी यानी अदर डिपॉजिट्स कह देते हैं। अब ये था M1। अब बात करते हैं M2 की, फिर M3 और M4 बहुत इजी हैं, ध्यान से समझिएगा। M2 में कुछ बड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है, यानी इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कंसेप्ट ये होता है, ब्रॉडर कंसेप्ट इसे कहा जाता है M1 से, और इसमें हम सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स हम इंक्लूड करते हैं साथ में, यानी जितनी चीज़ें M1 में हैं उसे भी ऐड करके उसके बाद उसमें सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स वाली चीज़ें भी ऐड कर देनी है, तो हमारे पास M2 निकल आएगा। फिर आता है M3। अब M3 में M2 नहीं आता, M3 में भी M1 आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस उसमें नेट डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक आ जाएंगे। यानी ये उन्होंने अलग अलग सप्लाई ऑफ मनी बताई है कि M1 में क्या क्या हम ले सकते हैं, M2 में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका मतलब है सेविंग डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा M3 में मतलब M1 तो है ही, लेकिन साथ में हमारे नेट टाइम डिपॉजिट्स आ जाते हैं, उसमें सेविंग नहीं आते। फिर आता है M4। M4 का मतलब है M3।
अब M4 का मतलब है M3 का मतलब M3 में भी क्या आता है M1, तो ऑटोमेटिकली M4 में भी क्या आ गया M1 ऑटोमेटिकली आ गया। तो M4 सबसे बड़ी चीज़ मानी गई है, यानी इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, जिसमें M3 यानी M3 तो आएगा ही आएगा, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, जिसमें टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स M2 में आते हैं। M2 आएगा ज़रूर, लेकिन इसमें M2 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि उसमें आप NSE ले सकते हो, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन M4 में नहीं कर सकते। बस इतना सा फ़र्क है दोनों में। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं जो M1, M2, M3 और M4 के नाम से फॉर ऑल्टरनेटिव मेजर से आज की मनी सप्लाई चल रही है पूरे इंडिया में और पूरी करंट कंट्री में। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंटली मैंने समझा दिया। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फंक्शंस, यानी मनी के कुछ फंक्शंस की। तो आप सबको वैसे मनी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पता ही हैं, तो उसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, समझा देते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहले मनी का सबसे पहला फंक्शन आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आजकल सामान बेचने और लेने के लिए भी क्या चाहिए, हमारे पास मनी होनी चाहिए और मनी ही इस्तेमाल की जाती है। और यही एक कारण था जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को ख़त्म किया गया है। ठीक है, और दिस फंक्शन ऑफ मनी मेड द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी वेरी ईजी। और इस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ईजिली हो जाती हैं, इन सबको आपको पता है, और इससे टाइम भी बहुत सेव होता है। तो बार्टर सिस्टम के कंपैरिजन ये मनी का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को भी ख़त्म कर देता है। फिर आता है मेज़र ऑफ वैल्यू। अब ये मेज़र ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम कह सकते हैं कि हम एक तरीके से यूनिट मेज़र था उसकी सेकंड प्रॉब्लम, यानी यूनिट ऑफ मेज़र, कॉमन यूनिट ऑफ मेज़र उसकी सेकंड प्रॉब्लम थी, बार्टर सिस्टम की हमने पढ़ी थी। अब उसको ख़त्म करने के लिए भी मनी ही है, क्योंकि मनी ही क्या करती है, आपको बताती है कि कैसे कैसे आपने एज अ कॉमन यूनिट ऑफ मेज़र मनी को यूज़ करके कुछ चीज़ों को आपने का मतलब जैसे भी प्राइजेस हैं उसके प्राइजेस कितने फ़िक्स रखने हैं, कैसे रिलेटिव प्राइजेस को कैलकुलेट करना है, और या फिर आप कह सकते हो आजकल के अकाउंट्स भी इसी वजह से ही पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे यूनिट्स ऑफ अकाउंट या यूनिट ऑफ वैल्यू भी कह देते हैं। डन, चलिए अब इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस की बात कर लेते हैं। प्राइमरी हो गए, अब सेकेंडरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी में आपके पास सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखिए वही जो बाटा सिस्टम्स की प्रॉब्लम थी, इसकी वो क्या बन रही है, एडवांटेज बन रही है। तो एडवांटेज नंबर 3 क्या है, यानी फंक्शन नंबर 3 क्या है हमारे मनी का, ये डेफर्ड पेमेंट की तरीके के भी यूज़ हो सकता है। अब डेफर्ड पेमेंट क्या था मैंने बताया हुआ है, फॉर द फ्यूचर पर्पस। जो डीलिंग हम फ्यूचर पर्पस में भी कर सकते हैं, जो ट्रांजैक्शंस को हम फ्यूचर पर्पस में भी कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो बात वही की वही आ जाती है कि मनी एक डेफर्ड पेमेंट का स्ट्रक्चर, मतलब मनी क्या है, एक डेफर्ड पेमेंट का साधन है, जिसमें हम अगर आज सामान ले भी रहे हैं तो आने वाले समय में पैसे दे सकते हैं, इसे एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ बहुत ईजिली आप समझ सकते हो, मनी का फंक्शन है ये। मनी एक तरीके से और यूज़ हो सकती है जिसे हम स्टोर कर सकते हैं। जितनी भी वाटर सिस्टम की प्रॉब्लम थी उन सबको हमने क्या कर दिया है, ईजी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मनी। और मनी ने क्या किया, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मनी को जितना चाहे मर्जी आप स्टोर करके रख सकते हो, आज लाखों करोड़ों रुपए आप स्टोर करके रख सकते हो एक कार्ड के बीच में, एक छोटी सी मतलब कह सकते हो कोई लॉकर के बीच में, यानी एज योर विश आप कहाँ पे भी स्टोर करिए, मनी को आप आसानी से स्टोर कर सकते हो। लेकिन बाटा सिस्टम में अनलाइक ऐसा नहीं होता था, आपको भी पता है, वहाँ पे गुड्स वर्सेस गुड्स होते थे। तो इसी वजह से क्या होता था, गुड्स को इतनी देर पेरिशेबल नेचर के कारण हम रख नहीं सकते थे, स्टोर नहीं कर सकते थे, वहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती थी। लेकिन आज के टाइम में मनी ने क्या किया हुआ है, मनी को जितना मर्जी स्टोर कर सकते हो आप अपने पास, देयर इज़ नो मैटर फॉर एनी प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो इसीलिए मनी इज़ अ पोर्टेबल एंड ईजी टू स्टोर। वो पोर्टेबल भी है, आप आसानी से कहीं भी किसी जगह पे भी कितने भी पैसे लेकर जा भी सकते हो। और अगर हम कह लीजिए ये सबसे सिक्योर है अगर गुड्स के मुकाबले हम बात करें स्टोर करने में। ठीक है,
फिर आता है ट्रांसफ़र। वही बात आ गई, अगली जो प्रॉब्लम थी उसकी वो थी ट्रांसफ़र हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स को एक जगह से लेकर जाना दूसरी जगह के ऊपर बहुत मुश्किल था। सिमिलरली मनी में अब ईज़ी हो गया इस चीज़ को, क्योंकि मनी को तो हम पोर्टेबली कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में आजकल डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और कैशलेस इकोनॉमी भी बना सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू हो रही है। आज के टाइम में ये सब कुछ बहुत एडवांस हो रहा है, तो यहाँ पे जो बाटा सिस्टम की प्रॉब्लम्स है वो तो ख़त्म हो ही रही हैं, लेकिन मनी के फंक्शंस और एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे सेकेंडरी फंक्शंस। अब हमारे पास कुछ मेन 3-4 क्या हैं, कंटिंजेंट फंक्शंस हैं, उनके बारे में भी बात कर ली जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, आज के टाइम में मनी क्या कर रही है, मनी एक ऐसे तरीके से पड़ी हुई है हमारे पास जिसे हम एज अ नेशनल इनकम में भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगा सकते हैं, और बाटा सिस्टम में ऐसा होता नहीं था। तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि आज के टाइम में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना भी बहुत ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है, फिर आता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मनी ने आजकल गुड्स के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर आसानी से अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से जान सकता है, पूरा कर सकता है, और इसी तरीके से प्रोड्यूसर अपनी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचकर अपनी सेटिस्फेक्शन को भी पूरा कर सकता है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आज के टाइम में क्रेडिट मतलब उधार दिया भी जा सकता है, मनी के बेस पे आप उधार भी दे सकते हो। आज मैंने किसी को 1000 रुपया दे दिया तो कल मैं 1000 रुपया ले भी सकता हूँ, पूरा का पूरा मिलेगा मुझे। ये तो नहीं है आज मैं राइस दे रहा हूँ किसी को, कल मैं उससे टी ले लूँगा, क्या पता मिले या ना मिले, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज के टाइम में आप मनी की वजह से क्या कर रहे हो, क्रेडिट क्रिएशन भी कर रहे हो, यानी क्रेडिट यानी उधार के बेस पे भी काम कर रहे हो। तो इससे कहीं ना कहीं मनी ने ईजी कर दिया है ये चीज़ कि बाटा सिस्टम में अगर क्रेडिट क्रिएशन नहीं था, मनी ने क्रेडिट क्रिएशन कर दिया है और आज के टाइम में डिपॉजिट को और इंकरेज किया है और कंट्री की डेवलपमेंट और ईजिली हो रही है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट रह गए हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी ईजी हो रही है क्योंकि मनी इज़ अ मोस्ट लिक्विड एसेट एंड कैन बी पुट टू एनी यूज़। एक बहुत अच्छी लिक्विड एसेट है जिसे हम किसी भी यूज़ में लेकर जा सकते हैं, इसीलिए इसे कैपिटल की प्रोडक्टिविटी के लिए आसानी से यूज़ कर लिया जाता है। अब लास्ट क्या है, गारंटी ऑफ सक्सेस, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। अब ये गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी क्या है, मनी सर्व एज द गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी फॉर एन इंडिविजुअल। इफ एन इंडिविजुअल हैव इनफ मनी देन ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, आजकल आपके पास सॉल्वेंसी की गारंटी मिल जाती है कि मनी अगर आपके पास है तो आपको कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं कह सकता कि आपके पास इंसॉल्वेंसी आ गई होगी, या इंसॉल्वेंसी मतलब आपके पास इतना पैसा नहीं रहा, यानी आपके पास पैसा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी कुछ आपको सॉल्वेंट के नाम से मतलब इंसॉल्वेंट के नाम से नहीं जानेगा, जिसका मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, यानी आपकी इतनी देनदारियाँ हो गई हैं कि आपके पास देने के पास ही कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आपके पास मनी है तो आप कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं कहलाओगे, ऐसी चीज़ें हैं। मतलब मनी आपको गारंटी देती है इस चीज़ की। ठीक है, चलिए तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे अच्छे से कि ये 4-5 पॉइंट कंटिंजेंट के हैं, सेकेंडरी के 3 मेन फंक्शंस हैं और प्राइमरी के फंक्शंस आपको करा दिया और साथ में मनी सप्लाई कवर करवाया है मैंने। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।